तो सबसे पहले बात बजट की। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. मोदी हुकूमत ने वजारत अक़लियती उमूर की बजट में 210 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। बजट 4,810 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,020 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप के बजट में भी इजाफा किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। बजट 2022-23 पर जहां बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं अपोजिशन जमातों ने बजट को मायूसकुन बताया है। अगर अक़लियती तबके के नुक्ता नजर से बजट की बात की जाए तो मौजूदा बजट में वजारत बराए अक़लियती उमूर के बजट में 210 करोड़ का इजाफा किया गया है। पहले ये बजट 4,810 करोड़ रुपए था और अब ये बजट 5,020 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट 1,378 करोड़ से बढ़ाकर 1,425 करोड़ कर दिया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट 468 करोड़ से बढ़ाकर अब 515 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप का बजट 325 करोड़ से 365 करोड़ रुपए कर दिया गया है और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का बजट जो का तो बरकरार रखा गया है, यानी 99 करोड़ रुपए। ताहम MIM रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का कहना है कि बजट में इजाफा अच्छी बात है, मगर ये देखना भी जरूरी है कि पहले के बजट से कितना इस्तिफादा हासिल किया गया और इसका इस्तेमाल किस हद तक हुआ। अगर आपका बजट अनाउंस होता है तो उसके अंदर ये अनाउंस करना कि पिछले टाइम जो बजट दिया गया था उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ है करके। क्या माइनॉरिटी ड्रिवन हम जो डिमांड कर रहे थे कि डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप होनी चाहिए करके, उसमें आप वो दे रहे हैं। उसमें आपने हज की सब्सिडी कैंसिल करी, आपने करे है हज की सब्सिडी हमारे बोलने के ऊपर। हमने ये मांग की थी कि वो पैसा जो है उसके ऊपर है तो माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए है तो आप स्कूल खोले हैं करके। कितने स्कूल खोले हैं ये आंकड़ा दिखाइए। देखिए, बजट अनाउंस करना एक अलग बात होती है, उसका यूटिलाइजेशन करना एक अलग बात होती है। बजट में अक़लियतों पर खास तवज्जो दी गई है, इसलिए अक़लियतों के लिए मुख्तस बजट की रकम में इजाफा किया गया है। उम्मीद है कि बजट में इजाफा अक़लियतों के लिए सूदमंद साबित होगा और इसका बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। अक़लियतों की तरक्की होगी और अक़लियती तलबा भी अपने तालीमी सफर को बहुस्न खूबी जारी रख सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के बजट पर मध्य प्रदेश के यूथ ने अपने मिलेजुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नौजवानों का कहना है कि कोरोना के कहर में बजट को लेकर आम शहरियों को ये उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर हुकूमत कोई खास कदम उठाएगी और नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम होंगी, लेकिन हुकूमत ने हर समत मायूस किया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने यूथ और समाजी तंजीम के कारकुनान से खास बातचीत की। मरकजी हुकूमत के जरिए आज बजट पेश किया गया और बजट को लेकर हुकूमत का दावा है कि बहुत अच्छा बजट है। इसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है। यूथ की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, बहुत कुछ देने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ यूथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बजट आज आपने देखा कि कैसा लगा आपको? देखिए, बजट आज मैंने देखा तो बोल सकता हूँ बजट बहुत अच्छा है, लेकिन ये बजट जो अच्छा है ये अमीरों के लिए है। अमीरों को अमीर बनाने वाला बजट है, गरीबों को गरीब बनाने वाला बजट है। और बात रही नौकरियों की, तो सबको पता है कि कितनी नौकरियां दी गई। पिछली बार भी बात की गई थी नौकरियों की, अभी तक कितने युवाओं को नौकरी मिली है, कितने युवा रोड पे हैं, कितने काम कर रहे हैं, और यही वादे इस बार हुए। इस बार भी वही देखने को मिला। आपको कैसा लगा बजट? बजट जो है वो एक जुमला है, ये कह दिया जाए। पिछली बार कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, उनको मिल गया क्या रोज़गार? अब ये 60 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है 400 वंदे मातरम ट्रेन चलेंगे। जो मौजूदा रेलवे हैं वो बिकने की कगार पे हैं और वो 400 चलेंगे। तो रोज़गार भी नहीं मिलने वाला और ट्रेनें भी नहीं चलने वाली, ये सिर्फ जुमला है। और हम जब बजट आता है तो हमें हंसी आती है। आज बजट देखेंगे और हंस लेंगे, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है,
ये लॉकडाउन ने, ये कोरोना ने कई नौकरियां चली गई हैं, मगर बजट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत नौकरियां आने वाली हैं, देश में खुशहाली आने वाली है। और जो नौकरियां चली गई हैं उसका वही बजट पेश करे सरकार कि करोड़ों नौकरी जा चुकी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, वो बजट भी दिखाया जाए। बेरोजगार तंग आ चुके हैं, युवा परेशान है नौकरियों के लिए। कब तक आप ये हमें जुमले देते रहेंगे टीवियों पे और न्यूज़ों पे बता के रोजगार आ रहा है? तो मेरी अच्छा बजट और अच्छे जो है दिन से आपको खुशी नहीं हो रही है? देखिए बहुत खुशी है, जिस तरीके से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था तो हम बहुत खुश हुए थे। 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, उसमें भी हम खुश हो रहे हैं। और 400 वंदे मातरम जो ट्रेन चलेंगी उसमें भी हम सफ़र करेंगे, मगर कब होगा ये, इसका कोई डेट भी दिया करे सरकार, बस बजट पास हो जाता है। बजट पास हो जाता है। आपको कैसा लगा बजट? सबके साथ सबका विकास वाली जो बात है कि सबके लिए बजट, इस बजट में माइनॉरिटी जैसे हर बार चला जाता है, दरकिनार किया जाता है, इस बजट में भी माइनॉरिटी को एक तरफ रखा गया है। कुल 159 करोड़ रुपए का बजट है माइनॉरिटीज़ के लिए, इजाफा हुआ है इसका। अब इससे ज़्यादा तो कमाई वो जो हज के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 300 रुपये जिसका फ़ीस है, 2 साल से हज पर जा नहीं रहे हैं लोग, और वो फीस नॉन रिफंडेबल होती है। तो इतना बजट बढ़ा के क्या अल्पसंख्यकों का भला करेगी सरकार, ये सोचने वाली बात है। हम देखते हैं कि बजट को लेकर चाहे हम यूथ की बात करें या माइनॉरिटी जो यहाँ पे जो लोग हैं दानिश्वर हैं, उनको अलग अलग राय है। कुछ लोग जो है बजट को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बजट सिर्फ एक जुमलेबाजी से बेहतर कुछ नहीं है। और माइनॉरिटीज़ की बात किया जाए तो अक़लियतों के लिए बजट में सिर्फ जो है बातें की गई हैं, लेकिन अमली इक़दामात के तौर पर बात की जाए तो उसमें ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और बजट 2022 से अक़लियतों को काफ़ी उम्मीदें भी थी, लेकिन ये उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और आम आदमी के लिए भी ये बजट हौसला अफजा नहीं है। कानपुर में मुस्लिम दानिश्वर और मुस्लिम नौजवानों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन लोगों का कहना है कि इस बजट से इन्हें मायूसी हाथ लगी है। अक़लियतों क्या, किसी के लिए कुछ नहीं है भाई। अक़लियतों का तो अक़लियत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, उर्दू ज़बान के लिए कुछ नहीं किया। सबको एक बात में निपटा दिया कि जिस तरह से पिछली मरतबा था उसी तरह से इस मरतबा भी है। अब तो इस मरतबा तो जो मतलब ये कि किसी को कोई बात बताई ही नहीं गई। क्या पिछले जैसे हालात, उससे पहले जैसे हालात हैं, हालात तो और बद से बदतर हुए हैं। टैक्स में रिलैक्सेशन होना चाहिए, टैक्स में रिलैक्सेशन ही नहीं है। अक़लियतों के लिए जो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें उन्होंने सिर्फ 100-200 करोड़ रुपए का एक बजट बढ़ा दिया। लेकिन बजट बढ़े उसका इस्तेमाल हो तभी तो बजट को बढ़ा हुआ माना जाएगा। ये सब बजट जो है इस्तेमाल ही नहीं होता, सब वापस हो जाता है साल के आखिर में। तो ऐसे बजट से क्या फ़ायदा। उर्दू ज़बान के लिए कोई बात ही नहीं है, उर्दू के फ़रोग़ की कोई बात ही नहीं है। कोर्स जो है क्रिएट की जाएंगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, यही सब कुछ चल रहा है। ऑन ग्राउंड क्या है, कुछ नहीं है। तो मायूसी के सिवा कुछ नहीं है, मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। आप क्या कहते हैं, हीरे जवाहरात की ख़रीदारी पे एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। अरे आम आदमी का इससे क्या ताल्लुक़ है, हीरे जवाहरात से क्या ताल्लुक़ है इससे। ये सब बातें हैं भाई। नौजवानों के लिए तो हमें नहीं लगता है कुछ है उसमें, क्योंकि ये जो कहते हैं बात की नौकरी देंगे तो नौकरी ये कहाँ से देंगे। सारी सरकारी जो कंपनीज थी वो तो गैर सरकारी होती चली जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, प्राइवेट में जा रही हैं, तो ये नौकरी कहाँ से देंगे। और ये जो बजट आज का आया, ये तो ऐसा लग रहा है सिर्फ नौजवानों के लिए ख्वाब का वो ख्वाब दिखाया गया बस, कि आगे ये होगा, आगे वो होगा। जैसे एक गार्जियन होता है, वो अपने 15-18 साल के लड़के से कहता है कि बेटा जब तुम इंटर पास हो जाओगे तब हम तुम्हें फला चीज़ दिला देंगे। तो ये तो बस ख्वाब ही है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में जिस तरह से मुसलसल बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो रहा है, इसके बाद मुल्क की आवाम को मरकजी हुकूमत के इस बजट से खासी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट में बेरोजगारी और महंगाई पर कोई बात नहीं की गई है और मिडिल क्लास तबका बहुत मायूस है। यह कहना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक फाइनेंस ऑफिसर माहिर माशियात प्रोफेसर SM जावेद अख्तर का। जो आज का बजट है वो ख़ासकर मिडिल क्लास के लिए डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो बजट में मिडिल क्लास की उम्मीद थी वो उम्मीद उससे नहीं पूरी हो पा रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है अभी के डेट में वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। अगर बजट के डिफरेंट प्रोविज़न्स को हम देखें, ये अलग बात है कि उसमें कहा गया है कि 60 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाएगा, लेकिन
उससे प्रोविज़न से ऐसा नहीं लगता है कि एक साल में 60 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो लोगों के काम कहाँ से मिल रहा है, किस सेक्टर से काम मिल रहा है, तो जो गवर्नमेंट के प्रोविज़न्स हैं डिफरेंट, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि, क्योंकि शुरुआत गवर्नमेंट ने किया था तो उस वक्त ये था कि 2 करोड़ हर साल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देगी, तो उस वादे को भी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ताला और तालीम के लिए दुनिया भर में मशहूर मगरबी उत्तर प्रदेश का शहर अलीगढ़ मरकजी हुकूमत के जरिए पेश किए गए आम बजट में आज भी खाली हाथ ही रहा। उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना के बाद खस्ता हाली से जूझ रहे इस ताला कारोबार को हुकूमत किसी बड़ी मुराद से नवाजेगी, लेकिन सभी कयास आराइयां सिर्फ ख्याली ही रही। आम बजट में हमारी ताला इंडस्ट्री को, हार्डवेयर इंडस्ट्री को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है और कहीं कोई राहत नहीं है। जो कच्चे मालों की बुरी स्थिति चल रही है वो आज भी बरकरार है और आगे भी उसकी सही होने की कोई स्थिति नहीं है। इस बजट में महंगाई एज इट इज़ है, आगे भी महंगाई बढ़ेगी, ऐसा कोई उसकी रोकथाम के कोई उपाय नहीं है, कोई जॉब क्रिएटर नहीं है, कोई जॉब देने वालों के लिए कोई योजना नहीं है। मोदी हुकूमत ने हुकूमत के दूसरे टर्म का अपना चौथा आम बजट आज पेश कर दिया। कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन के बाद इक़्तिसादी तरक्की की शरह में कमी को पेश नजर रखते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मुख्तलिफ मदद के लिए बजट में किए गए इजाफे और इक़्तिसादी हालात को बेहतर किए जाने के लिए किए गए फैसलों का जिक्र किया। सेहत, ज़राअत और रेलवे जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए इजाफी बजट के और अक़लियती उमूर की मद में मामूली इजाफे के साथ कई अहम ऐलानात के बावजूद टैक्स स्लैब, पेट्रोल डीजल गैस में किसी तरह की रियायत न दिए जाने से लोअर मिडिल और बिलखुसूस सर्विस क्लास तबके ने मायूसी जाहिर करते हुए मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सर, बजट जो आज आया है वो कोविड रिलीफ के लिए हम काफ़ी सोच रहे थे कि कोविड रिलीफ कुछ देगा टैक्स पेयर्स को और बेसिकली मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिलीज को मिलेगी, लेकिन इन्होंने जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन ना करके एक बड़ा सेटबैक दिया है हमें। इन्होंने बजट में जो भी इनकम टैक्स स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सेम रखा है जो पिछले 3 साल से सेम है, और उसमें हमें काफ़ी उम्मीद थी कि इनकम टैक्स का स्लैब जो एग्जाम्प्ट अमाउंट ऑफ इनकम है उसे वो बढ़ाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं बढ़ाया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट में कुछ ज़्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं कर रहे हैं। 2020 का ही बजट कॉपी पेस्ट करा है, सिर्फ एक इन्होंने चेंजेस करा है कि पहले हमें रिटर्न रिवाइज करने के लिए केवल 6 महीने का टाइम मिलता था असेसमेंट ईयर का, जिसे बढ़ा के इन्होंने अब 2 साल कर दिया। में जिस तरह से हम उसका खैर मकदम करते हैं कि 210 करोड़ रुपए का बजट माइनॉरिटी बजट में बढ़ाया गया है और यकीनन ये एक काबिल ताज़ीम और काबिल तारीफ़ है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो कोशिशें थी उनकी कोशिशों से इससे कहीं हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब आप देखिए कि महंगाई बढ़ी है, जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई हुआ है और उसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप हैं वो बढ़ी हैं, और उसी तरह से उसी रेशो में अगर हम देखें तो वो बच्चे भी, वो पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो उसमें अगर इजाफा कुछ और होता तो लगता कि बहुत कुछ किया जाए। आज के बजट में किसानों को जो मराद देनी चाहिए थी वो बिल्कुल गायब है, और असली मुद्दा जो देश में है वो महंगाई का और बेरोजगारी का है, जो दोनों को एड्रेस नहीं किया गया इस बार में। मैं समझता हूँ कि बजट, हम सोचते थे शायद चुनावी बजट हो 5 स्टेट्स का देखते हुए, मगर कोई फ़ायदा पब्लिक को नहीं दिखाई दे रहा। ये पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए ये बजट बनाया गया है। मेरा कहना यह है कि इसमें छात्रों के लिए, वृद्धाओं के लिए और समाज के दूसरे वर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रावधान किए जाएं। मध्य प्रदेश में वक्फिया इमलाक पर बढ़ते नाजायज कब्जे और 2018 से वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं किए जाने के खिलाफ एमपी जमीयत उलमा ने बाकायदा मुहिम चलाने का फैसला किया है। एमपी जमीयत उलमा का इल्ज़ाम है कि 2018 से अब तक कई हुकूमत बदल चुकी हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की तश्कील की जानिब तवज्जो नहीं दी। पूरे मुल्क में भारत के अंदर पार्लियामेंट का एक एक्ट आया और उसके ज़रिए से वक्फ बोर्ड बनने लगे, तो मुसलमानान हिंद ने तो ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड बन गए हैं तो हमारी औकाफ की जायदादों की हिफाजत हो जाएगी।
और लेकिन उसके बरखिलाफ हुआ। तमाम जायदादों का खुर्द-बुर्द जो है वक्फ बोर्डों की निगरानी में ही होता गया और वक्फ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड सिर्फ वहाँ का एक्टिव हो जाता है जिन जायदादों से किराया आता है, पैसे आते हैं, कमेटियाँ बनती हैं, उस काम को तो अच्छे से करता है, लेकिन जिन जायदादों पे कब्जे नाजायज़ हो जाते हैं उन पे उनको बेदखल करने का या उन पे मुकदमा करने का कोई काम नहीं करता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी औकाफ की जायदादों का बहुत बुरा हाल है। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड के बनाने के लिए मुतालबे बराबर किए जा रहे हैं, लेकिन आज 3 साल हो गए वक्फ बोर्ड के अंदर सरकारी मुलाजिमीन बैठे हुए हैं, ऑफिसर बैठे हुए हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इन हालात के तहत मुसलमाना ने हिंद और मुसलमाना ने मध्य प्रदेश बहुत परेशान है। बिहार में हुकूमत के करीब तमाम अक़लियती इदारे तहलील हैं, खासतौर से उर्दू एकेडमी, उर्दू मशावरती कमेटी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उर्दू लाइब्रेरी और बिहार हज कमेटी। अक़लियती आबादी हुकूमत से इन इदारों को जल्द तश्कील करने का मुतालबा कर रही है, जबकि JDU MLC गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि तमाम इदारों के तश्कील के सिलसिले में जल्द फैसला किया जाएगा। देखिए, कुछ तो इस सिलसिले में पहल हुई, फिर बीच में कोरोना आया, फिर ये आया और जैसे ही देहाने पर आया था उस पर पहल मुकम्मल होने के करीब थी। अब उसमें योग्यता और जो उसकी क्राइटेरिया है उसमें आर के कई लोगों के पैनल भी लगभग बन चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात आए जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हुआ है और बहुत जल्द ये हो जाने की हमें उम्मीद है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी इस पर कई एक वर्क कर चुके हैं और इसकी रिपोर्टिंग भी हो चुकी है। तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हो जाना चाहिए। झारखंड में अक़लियतों के मसले पर इमारत शरिया बिहार वहां की हुकूमत से मुलाकात करेगी। इमारत शरिया के कायम मकाम नाज़िम मौलाना शिबली कासमी का कहना है कि खासतौर से उर्दू एकेडमी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड और वक्फ बोर्ड के क़याम के मसले पर बात करने के लिए इमारत की टीम जल्द ही झारखंड रवाना होगी। इमारत के मुताबिक बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में अक़लियतों के मुख्तलिफ इदारों का क़याम अमल में नहीं आ सका है, जिसके सबब अक़लियती आबादी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इमारत शरिया ने ख़ास तौर से हज़रत अमीर शरिया साहब मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू के ताल्लुक़ से पूरे बिहार और झारखंड में एक बेदारी मुहिम चलाई थी और उसका एक बड़ा फ़ायदा हुआ। आप देख रहे होंगे उर्दू के नाम पे जितनी तंजीमें थी सब सरगर्म हो गई। इमारत शरिया लोगों को बेदार करने का काम करती है, चराग जलाती है ताकि इस चराग से दूसरे चराग भी जलें। जनाब महफूज साहब, आप गौर करेंगे पूरे बिहार में ख़ुद उर्दू एक्शन कमेटी हो या दूसरी जो कमेटियां हैं, सरकार के बहुत सारे उर्दू के नाम पर मुतहर्रिक नज़र आए और उनमें एक सरगर्मी नज़र आई। ये उस तहरीक का हम असर समझते हैं जो अमीर क्षेत्र मौलाना वली रहमानी साहब ने शुरू किया और इमारत शरिया इस तहरीक को जारी रखेगी। अभी हमारा एक प्रोग्राम झारखंड में भी होने वाला है। मैं वहाँ के वज़ीर अक़लियती फ़लाह जनाब हफीज़ुल हसन साहब से वक्त लिया गया है, जहाँ उर्दू के मौजू पर वहाँ भी काम करना है इमारत शरिया को, वहाँ उर्दू एक। और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में तेजी से कमी आने के बाद हुकूमत ने स्कूल खोलने के बाद अब बोर्ड इम्तहानात को मुकर्ररा वक्त पर कराने का फैसला किया है। महकमा तालीम के जरिए 10वीं बोर्ड इम्तहानात को 18 फरवरी से 12वीं बोर्ड के इम्तहानात को 17 फरवरी से मुनक़िद कराने का पहले ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना के बीच इम्तहानात की तारीखों में तोसी की बात की जाने लगी थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए स्कूल तालीम इंद्र सिंह परमार ने बोर्ड इम्तहान की तारीख में किसी तरह की तोसी से इनकार करते हुए मुकर्ररा वक्त पर 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात के इनेकाद का ऐलान किया है। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों से एक आग्रह करता हूं कि अब कम समय बचा है, हम अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे करके अपना ये वर्ष में जो कुछ कमी रही है उसको ठीक कर लें और परीक्षा तक अच्छी तैयारी करके अच्छे मन से परीक्षा में सम्मिलित हो
आपका रिजल्ट, आपका परिणाम अच्छा आएगा, ऐसी मेरी शुभकामना। अजमेर में उर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क भर से ज़ायरीन अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं। अकोला से भी बड़े पैमाने पर लोग उर्स में शरीक हो रहे हैं। एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की गई हैं। इस दौरान एनसीपी अक़लियती सेल के कारकुनों ने मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआएं की और उम्मीद जताई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात से लोग इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ उनका 810वां उर्स इस 29 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मना जाएगा। इंशाल्लाह 8 तारीख को छठी शरीफ होंगी। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से हमने आज चादर भेजी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो अजमेर शरीफ के दास्ताने पर चढ़ाई जाएंगी। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं और मुफ्ती साहब ने भी अभी दुआ करी कि हमारे देश में अमन और शांति रहे, इसके लिए अजमेर शरीफ। और कोरोना के बढ़ते खतरात के दरमियान इलाहाबाद में माघ मेले के सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों अकीदतमंदों ने गंगा जमुना के संगम में स्नान किया। शदीद सर्दी के बावजूद लाखों अकीदतमंदों के संगम आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल मौनी अमावस्या के मौके पर ब्रह्म मुहूर्त होने की वजह से संगम आने वाले अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। संतों के मुताबिक ऐसा मुहूर्त कई बरसों के बाद देखने में आता है। गर्चे रियासती हुकूमत ने माघ मेले के लिए खुसूसी गाइडलाइन का ऐलान किया है, ताहम लाखों अफराद की भीड़ के दरमियान गाइडलाइन की तमाम पाबंदियां धरी की धरी रह गई। संगम पर जमा होने वाली भीड़ ने गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए मौनी अमावस्या का स्नान किया। मौनी अमावस्या के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मौनी अमावस्या का स्नान देर रात गए तक जारी रहेगा। मौनी अमावस्या के आज स्नान पर्व पर लाखों लाख श्रद्धालु लगातार आके विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान कर रहे हैं। एक बृहद सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसके तहत उसको प्रभावी करके हम लोग यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन सुनिश्चित कर रहे हैं। जब वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो उनको सुरक्षित स्नान प्रदान करने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिसमें कि हम लोगों ने डीप वाटर बैरिकेडिंग कर रखी है। जो हमारे 24 स्नान घाट हैं उसमें 2 बोट घाट हैं, उनको छोड़कर 22 स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग है। ये जो है पूरे पाप समूहों का नाश करने वाला है और अध्यात्म जगत में जो हमारे साधक गण हैं उनको साधना सिद्धि प्राप्त करने की यह स्थल है और यहाँ आकर के ही उसकी अनुभूति की जा सकती है, क्योंकि एक पूरे भारत की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो एक संवेद में एक जगह एक उद्देश्य के लिए और हमारे भक्तजन जो इस आनंद का लाभ ले रहे हैं वो वही समझ सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।